वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे। अगला इनपुट डिवाइस है MICR। MICR माने मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। पूरा नाम RSCIT का एग्ज़ाम जिनके नज़दीक में है वे इनका पूरा नाम ध्यान रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। होता क्या है, ये एक इस तरह की मशीन होती है जिसका काम होता है चेक को पढ़ना। क्या करना, चेक को पढ़ना। चेक के अंदर चेक के अंदर क्या पढ़ता है, चेक के अंदर सबसे नीचे यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं जो कि किस में लिखे हुए होते हैं, मैग्नेटिक इंक में लिखे होते हैं। मैग्नेटिक इंक के अंदर स्पेशल कैरेक्टर लिखे हुए होते हैं। इन कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए जो मशीन काम में ली जाती है उस मशीन को MICR मशीन बोलते हैं, और जबकि इन कोड को क्या बोलेंगे, MICR कोड बोलेंगे। अगला है अपना ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर है, याद रखना है। और OMR सीट को क्या करता है, ये पढ़ने का काम करता है। ये अपनी OMR सीट है। ये OMR सीट किसी पर्टिकुलर एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के द्वारा भरी जाती है। और यहाँ पर ऊपर रोल नंबर वगैरह लिखे जाते हैं और यहाँ पर वो क्वेश्चन के आंसर भर करके सबमिट करवाता है, और इसकी जो जांच की जाती है वो OMR मशीन के द्वारा की जाती है। इस तरीके की ये मशीन होती है जिसके अंदर ये सीट डालते हैं और ये आउटपुट के रूप में रिजल्ट देती है। किसके रूप में, इनपुट लेती है OMR सीट को, और आउटपुट के रूप में OMR सीट पर जो भी फिलअप की हुई होती है डिटेल्स उसके अकॉर्डिंग ये क्या देती है, आउटपुट देती है। क्या देती है, आउटपुट देती है, रिजल्ट देती है अपन को। फिर अगला है OCR। अगला क्या है, OCR का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये मतलब एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, अपने प्रिंट की हुई जानकारी को डिजिटाइज करती है। जैसे अपन ने एक पेपर पर एप्लीकेशन को प्रिंट कर लिया है और अपन चाहते हैं उस एप्लीकेशन को वापस एडिट करने योग्य बनाएं, मतलब अपन उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करें लेकिन अपन उसके अंदर बदलाव कर सकें, है ना। अपन स्कैनर से अपन स्कैन करेंगे कंप्यूटर के अंदर किसी पेज को, तो उसके अंदर अपन बदलाव नहीं कर सकते हैं, मतलब एडिट नहीं कर सकते, वो इमेज के रूप में चीज़ स्टोर होती है स्कैनर के द्वारा। जबकि अपन OCR या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जो मशीन होती है इसके द्वारा अगर चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर स्कैन करते हैं, डिजिटाइज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एडिटेबल फॉर्मेट में कंप्यूटर में स्टोर होगी। अपन उसके अंदर संशोधन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, उसके अंदर चीज़ों को खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, है ना। तो ये इसकी थोड़ी परिभाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मैंने आपको बताई। फिर अगली टर्म आती है बार कोड रीडर। BCR का पूरा नाम है, ध्यान रख सकते हैं आप। ये इस तरह की डिवाइस होती है, ये बार कोड है आपका, और इस बार कोड को पढ़ने के लिए जिस मशीन को काम में लिया जाता है उस मशीन को BCR बोला जाता है। अगला है स्पीच रिकग्निशन डिवाइस। स्पीच रिकग्निशन डिवाइस मतलब जो आपकी वॉइस है, जो आप बोलते हो, उसको कैप्चर करने के लिए जो डिवाइस काम में ली जाती है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो डिवाइस काम में ली जाती है, उसको अपन स्पीच रिकग्निशन डिवाइस बोलते हैं। जनरली इसका नाम माइक्रोफोन होता है। ये इस तरह का दिखने में होता है, ये माइक्रोफोन का उदाहरण है। अगला है अपना इनपुट डिवाइस वेबकैम, जो कि इस तरह का दिखने में होता है। ये अपने नज़दीकी परिवेश का वीडियो कैप्चर करता है। फिर आगे आता है अपने आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जो प्रमुख आउटपुट डिवाइस होती है कंप्यूटर से रिलेटेड वो अपनी मॉनिटर होती है। कौन, मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर 2-3 टर्म अपन को ध्यान में रखनी है। रिजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल्स क्या होती है, डॉट पिच क्या होती है, और पिक्चर की क्वालिटी क्या होती है, या पिक्चर की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है। अपन इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे मॉनिटर से संबंधित। सबसे पहले रिजोल्यूशन क्या होता है, मॉनिटर की जो गुणवत्ता होती है उसको अपन रिजोल्यूशन में मापते हैं। किस में मापते हैं, रिजोल्यूशन में मापते हैं। मॉनिटर की जो गुणवत्ता होती है उसको अपन रिजोल्यूशन में मापते हैं। रिजोल्यूशन जो होता है वो पिक्सल से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, पिक्सल से मिलकर के बना होता है। अब पिक्सल जो होती है, पिक्सल और डॉट पिच का आपस में संबंध है। एक्चुअली पिक्सल क्या होती है, छोटी छोटी डॉट्स जो होती है वे मिलकर के क्या करती है, एक आकृति का निर्माण करती है। छोटी छोटी डॉट्स मिलकर के एक आकृति का निर्माण करती है कंप्यूटर के अंदर। तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं इनको पिक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। जबकि डॉट पिच क्या होती है, इन डॉट्स के बीच में ये जो अपनी डॉट होती है, डॉट को अपन पिक्सल बोलते हैं, ठीक है ना। जो डॉट्स होते हैं इन डॉट्स को अपन पिक्सल बोलते हैं। इन डॉट्स के बीच में जो जगह होती है, जैसे ये डॉट एक यहाँ आया और एक यहाँ आया, इन डॉट्स के बीच में जो जगह होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, डॉट पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉट पिच। 2 पिक्सल्स के बीच की जो जगह होती है उसको डॉट पिच बोला जाता है। और जितनी डॉट पिच क्या होती है, कम होती है। डॉट पिच जितनी कम होती है उतनी ही पिक्चर की क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो भी अपने कंप्यूटर की पिक्सल्स होती है
उन पिक्सल्स के बीच में कम से कम गैप हो। मतलब कम से कम गैप कब होगा? जब ज़्यादा पिक्सल्स होगी। तो अच्छा मॉनिटर कौन सा होगा? जिनका रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा या जिनकी पिक्सल्स है वो बहुत अधिक होगी, वो अपनी अच्छी मॉनिटर कहलाएगी, अच्छी क्वालिटी की मॉनिटर कहलाएगी। आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के लिए किसको काम में लेते हैं? मॉनिटर को काम में लेते हैं, है ना। सॉफ्ट कॉपी कौन सी? जो अपन ने अभी पढ़ी थी। स्कैनर के द्वारा अपन किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में स्कैन करके सेव करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के अंदर सेव जो फोटो या आकृति की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और इस सॉफ्ट कॉपी को देखने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं? मॉनिटर को काम में लेते हैं। फिर अपना आता है मॉनिटर का प्रकार पढ़ेंगे अपन। मॉनिटर का प्रकार, पहला प्रकार है CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर ये पुराने ज़माने के मॉनिटर हैं जो कि पूरी मतलब ये पीछे से थोड़े से आकार में बड़े हुआ करते थे, मतलब थोड़े क्या काफ़ी बड़े हुआ करते थे इस तरह के। फिर CRT के अंदर होता क्या था? CRT का पूरा नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब ही CRT मॉनिटर का निर्माण करती थी। और जनरली अपने जो मॉनिटर होता है इसका आकार जो है वो विकर्ण में मापा जाता है इंच के अंदर, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है मॉनिटर का रिजोल्यूशन, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, पिक्सल्स में मापा जाता है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरह से और वर्टिकली मतलब खड़े इस तरह से, ये हो गया अपना वर्टिकली और ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पिक्सल्स की जो संख्या होती है ये अपनी क्या दर्शाती है? मॉनिटर की गुणवत्ता को दर्शाती है, मॉनिटर की क्वालिटी को दर्शाती है कि वो कैसी है। तो ये अपनी पिक्सल्स है, इसकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही मॉनिटर है वो अपनी अच्छी गुणवत्ता की होगी। अगला है फ्लैट पैनल मॉनिटर। पहला आपने पढ़ा CRT मॉनिटर जो कि आकार में बहुत बड़ा आया करता था, वर्तमान में उनका प्रयोग बंद हो गया है। अभी है अपना फ्लैट पैनल मॉनिटर। इस तरह के मॉनिटर, ये आपको दिख रहा है ना, ये फ्लैट पैनल मॉनिटर है। इस तरह के मॉनिटर आजकल हर जगह लगभग काम में लिए जाते हैं। फिर फ्लैट पैनल मॉनिटर के अंदर जो सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है वो LED काम में ली जाती है। क्या काम में ली जाती है? LED। और इस LED के अंदर जिस टेक्निक को काम में लिया जाता है वो LCD तकनीकी को काम में लिया जाता है। तो इसको अपन LCD भी कह सकते हैं, LED या LCD। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। RSCIT एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से LCD का पूरा नाम आप लोग पढ़ के जा सकते हैं, पूछा जा सकता है। फिर प्लाज्मा, वर्तमान में काम में आने वाली डिस्प्ले है जो कि ज़्यादातर लैपटॉप में काम में ली जाती है। फिर है नवीनतम LCD। नवीनतम जो LCD आ रही है उसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? TFT का उपयोग किया जाता है। TFT माने थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी LCD में किया जा रहा है? जो वर्तमान में अभी नई LCD आ रही है उसके अंदर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो आपको TFT का फुल फॉर्म पूछे तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख सकते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अगला है अपना LED। किसको काम में लेते हैं? LED लाइट एमिटिंग डायोड को काम में लेती है, जो कि मॉनिटर में क्या करता है? परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। परफॉर्मेंस को बूस्ट करने का मतलब है जो कार्य क्षमता है मॉनिटर की उसको बढ़ाना। मॉनिटर की कार्य क्षमता को बढ़ाना क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस बूस्टर कहलाता है। तो ये परफॉर्मेंस बूस्टर का काम कौन करता है? LED काम करती है, ठीक है ना। LED मूल रूप से LCD मॉनिटर ही है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। LED बैकलाइट होता है, रोशनी प्रदान करता है। ये आप अपनी जानकारी को सुदृढ़ करने के लिए पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे अपन। अगला है अपना प्रिंटर। प्रिंटर अपना आउटपुट डिवाइस है, मुख्यतः काम में आने वाला डिवाइस है। प्रिंटर से क्या जनरेट होती है? अपन ने पहले पढ़ा, हार्ड कॉपी जनरेट होती है। आउटपुट की गुणवत्ता प्रिंटर की, यहाँ पर आउटपुट टर्म नहीं है, यहाँ पर प्रिंटर होगा। प्रिंटर की गुणवत्ता को किस में मापा जाता है? प्रिंटर की गुणवत्ता को DPI में मापा जाता है, डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच में अपन किसको मापते हैं? प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता, इस तरह से पढ़ेंगे इसको ना। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को अपन किस में मापते हैं? DPI में मापते हैं। आउटपुट गुणवत्ता माने जो प्रिंटर चीज़ों को प्रिंट कर रहा है वो कैसी क्वालिटी में प्रिंट कर रहा है, उसको अपन DPI बोलेंगे। मतलब 1 इंच में कितने डॉट्स है, जितने अधिक डॉट्स 1 इंच में प्रिंट करने, कोई भी प्रिंटर 1 इंच के अंदर जितने ज़्यादा डॉट्स प्रिंट करेगा वो उतना ही अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर कहलाएगा। जनरली प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। यहाँ पर आपको इम्पैक्ट के उदाहरण ध्यान में रखने हैं और नॉन इम्पैक्ट के उदाहरण ध्यान में रखने हैं, और कुछ नहीं पढ़ना है। इम्पैक्ट के कौन कौन से उदाहरण? करेक्टर और लाइन प्रिंटर। फिर नॉन इम्पैक्ट के अंदर इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर। फिर करेक्टर के अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है और डेजी व्हील प्रिंटर आता है। ये दो आप करेक्टर प्रिंटर के अंदर पढ़ सकते हैं। और फिर अपना लाइन प्रिंटर के अंदर सैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर आता है। करेक्टर प्रिंटर के अंदर होता क्या है? एक समय में एक करेक्टर प्रिंट किया जाता है, जबकि लाइन प्रिंटर के अंदर एक समय में
एक पूरी लाइन को प्रिंट किया जाता है। तो आप ये दो उदाहरण आप इम्पैक्ट प्रिंटर के याद करेंगे, फिर नॉन इम्पैक्ट के ये 2-3 उदाहरण आप याद कर सकते हैं। लेजर प्रिंट होता है, ये लेजर प्रिंटर नॉर्मली मोनोक्रोम होता है। लेजर प्रिंटर मोनोक्रोम होता है। मोनोक्रोम होता है मतलब उसके अंदर केवल एक ही रंग प्रिंट किया जाता है, काला रंग ही प्रिंट किया जाएगा। फिर अपना दूसरा जो तीसरा प्रिंटर का प्रकार है नॉन इम्पैक्ट के अंदर, वो है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर कहाँ काम में लिया जाता है? अपन एटीएम के अंदर देखते हैं जो प्रिंटर लगा हुआ होता है, मतलब अपन पैसे विड्रॉ करते हैं और पैसे विड्रॉ करने की जो रिसिप्ट अपन को मिलती है, पैसे विड्रॉ करने की जो रिसिप्ट अपन को मिलती है, वो रिसिप्ट थर्मल प्रिंटर के द्वारा प्रिंट की जाती है ना। थर्मल प्रिंटर क्या करता है? एक हीट वेव होती है उसके अंदर, हीट वेव के द्वारा क्या करता है? हीट वेव के द्वारा चीज़ों को प्रिंट करता है एक पन्ने के ऊपर। जो पेपर होता है वो पेपर हीट संवेदनशील होता है। इसके अंदर जो पेपर काम में लिया जाता है, किसके अंदर? थर्मल प्रिंटर के अंदर, वो हीट संवेदनशील होता है। हीट संवेदनशील होता है, इसका मतलब ये है कि उस पेपर के अंदर गरम चीज़ से जैसे ही उस पेपर के ऊपर चोट की जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा? नंबर प्रिंट हो जाएगा, चीज़ें प्रिंट हो जाएगी वहाँ पर। जैसे अपन उसके ऊपर जोर से कोई गर्म चीज़ पटकेंगे तो वहाँ पर वो है एक तरह से ब्लैक दिखने लगेगा, मतलब उस पर लाइन्स दिखने लगेंगी। तो इस तरीके से ये थर्मल प्रिंटर के अंदर प्रिंटिंग होती है। फिर अपना अगला आता है प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि बड़े पैमाने पर कलाकृतियाँ और बिल्डिंग प्लान्स को प्रिंट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसको आप परिभाषा को निश्चित रूप से याद करके जाओगे। मैंने रेड कलर में इसको हाईलाइट कर रखा है, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद करना है आपको। 2 प्रकार है इसके, एक फ्लैट बेड प्लॉटर और एक ड्रम प्लॉटर, 2 प्रकार होते हैं। और फिर आता है अपना स्पीकर, जनरली आप सबको पता ही है, जो कि अपनी आवाज़ को सुनाने का काम करते हैं, वो अपने स्पीकर होते हैं। फिर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। किसी भी मीटिंग्स के दौरान या कॉन्फ्रेंस के दौरान चीज़ों को एक ग्रुप के सामने प्रस्तुत करना होता है तो अपन मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर को काम में लेते हैं। ये इस तरह की डिवाइस होती है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसको काम में कैसे लेते हैं? जैसे ये देख रहे हैं, ये अपने दूसरी फोटो के अंदर दिखाया जा रहा है आपको। यहाँ पर एक ऊपर आपको डिवाइस लगी हुई नज़र आ रही है। ये डिवाइस कौन सी है? ये वाली डिवाइस है जो कि ऊपर लगा रखी है और इसको यहाँ पर CPU से या कंप्यूटर से जोड़ के रखा गया है। अब अपन इस कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें चलाएंगे या दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें इस डिवाइस से होते हुए ये सामने जो एक वाइट बोर्ड दिख रहा है, इस वाइट बोर्ड के ऊपर बड़े पर्दे पर दिखेगी, है ना। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें होती है उसको बड़े पर्दे पर अपन दिखाना चाहते हैं तो उसको अपन मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की सहायता से दिखा सकते हैं। जनरली इनका काम मीटिंग्स में होता है और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में इनको काम में लिया जाता है, ठीक है ना। फिर अगला है अपना इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ऐसे कौन कौन से डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है? यहाँ पर आप 3 नाम याद रखेंगे, एक फैक्स मशीन, एक मल्टीफंक्शन उपकरण, मतलब इसके अंदर प्रिंटर आते हैं जिनके साथ में स्कैनर भी आता है, मतलब स्कैनर और प्रिंटर दोनों इनबिल्ट आते हैं, उसको मल्टीफंक्शन उपकरण कहते हैं। तो स्कैनर से चीजें कंप्यूटर के अंदर जाएगी तो इनपुट डिवाइस का काम कर लेगा, वहीं प्रिंटर के द्वारा अपन चीजों को प्रिंट कर लेंगे तो वो अपना आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। तो ये दोनों तरह का काम करेगा इस तरह से। फिर अपना महत्वपूर्ण डिवाइस आता है अगला मॉडेम। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर लगभग पूछा जाता है RSCIT के। मॉडेम 2 टर्म से मिलकर के बना है, एक मॉड्यूलेटर और एक डीमॉड्यूलेटर। LATOR और दूसरा है डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर 2 टर्म को मिला करके मॉडेम नाम बनाया गया है। ये क्या करता है? टेलीफोन लाइन से जो सिग्नल प्राप्त होते हैं, वो अपने एनालॉग सिग्नल्स कहलाते हैं। कैसे सिग्नल कहलाते हैं? एनालॉग सिग्नल। उन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है कौन? मॉड्यूलेटर। जबकि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है कौन? डीमॉड्यूलेटर। तो ये एक बड़ी डिवाइस होती है जिसके अंदर एक मॉड्यूलेटर होता है और एक डीमॉड्यूलेटर होता है। 2 चीज़ें मिलकर के एक इस डिवाइस का निर्माण करती है जिसे अपन मॉडेम नाम से बुलाते हैं। मॉड्यूलेटर का काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना और डीमॉड्यूलेटर का काम होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना। ये एनालॉग सिग्नल का तरीका है शो ऑफ करने का और ये डिजिटल सिग्नल का तरीका है दिखाने का। डिजिटल सिग्नल किस तरह से ट्रेवल करते हैं, इस तरीके से, और जबकि एनालॉग इस तरीके से। फिर अगला है अपना कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए जिस युक्ति को अपन काम में लेते हैं उसको अपन कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। इसे अपन मनुष्य के दिमाग की तरह ले सकते हैं। अपना इंसानों का जो दिमाग होता है वो चीज़ों को याद करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। ठीक इसी तरह कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, वो चीज़ों को क्या करती है? चीज़ों, डॉक्यूमेंट, वीडियोज़, इमेजेस को क्या करती है? स्टोर करके रखती है। फिर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक कैश मेमोरी, दूसरी प्राइमरी मेमोरी और तीसरी अपनी सेकेंडरी मेमोरी। ये तीनों के तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेमोरी है वो अपनी कैश मेमोरी है। ये हर एक एग्जाम को छोड़ करके पूछी जाती है। इसके बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर आप इसको पढ़ लेते हैं।
पढ़ लेंगे, मैं उम्मीद करूँगा, है ना। अर्थ कंडक्टर मेमोरी है, बहुत तेज़ गति से काम करती है, ये फास्ट है और लो एक्सेस टाइम है, मतलब इसके अंदर जो भी डेटा होता है उसको बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। और ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगी होती है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगी हुई होती है, मतलब डेटा मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में जाता है और कैश मेमोरी से डेटा सीपीयू में जाता है। मतलब सीपीयू डेटा को एक्सेस करता है तो कैश मेमोरी से करता है, और इस कैश मेमोरी के अंदर केवल उसी डेटा को स्टोर किया जाता है जिस डेटा को बार बार काम में लेना होता है। जिस डेटा को क्या करना होता है, बार बार काम में लेना होता है, उस डेटा को सीपीयू कैश मेमोरी में स्टोर करता है और फिर वहाँ से यूज़ करता है। तो कैश मेमोरी के बारे में 2-4 लाइनें आप पढ़ेंगे। इसकी एक सीमा है, वो है ये ज़्यादा महंगी आती है और इसकी साइज़ है वो कम होती है। अगली है अपनी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये उस डेटा को स्टोर करके रखती है जिस पर अपना वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा होता है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होती है, जो कि केवल उस डेटा को स्टोर करता है जिस डेटा पर सीपीयू वर्तमान में काम कर रहा होता है। मतलब सीपीयू वर्तमान में जिन जिन डेटा को इस्तेमाल कर रहा है उन डेटा को क्या करती है, ये मेमोरी स्टोर करके रखती है। जैसे मैं अभी आपके सामने इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने के लिए जो भी फाइलें काम में आ रही है उन सभी फाइलों को कौन स्टोर करके रख रही है, अभी प्राइमरी मेमोरी स्टोर करके रख रही है। सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है वो मेमोरी स्टोर करके रख रही है। जनरली बिजली बंद होने पर क्या करती है, डेटा को खो देती है। अपन जैसे ही कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो उस मेमोरी के अंदर जो भी अपनी फाइलें होती है वो वहाँ से हट जाएगी और हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जनरली जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक चीज़ें अपनी प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर रहती है। जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ चीज़ें हट जाएगी। फिर इसके उदाहरण, एक तो रैम है और दूसरा रोम है। रैम तो पूरी तरह से अस्थायी है, पूरी तरह से अस्थायी है। जैसे ही लाइट गई रैम के अंदर जो भी डेटा होगा वो हट जाएगा। और अस्थायी मेमोरी को अंग्रेजी में वॉलेटाइल बोलते हैं। तो आप इन तीनों टर्म को ध्यान रखेंगे, हिंदी में परिवर्तनशील कहेंगे या अस्थायी कहेंगे और अंग्रेजी के अंदर वॉलेटाइल कहेंगे। वॉलेटाइल मतलब ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डेटा बिजली के सिले जाते ही हट जाएगा। फिर अगली है अपनी रोम। कैसी मेमोरी, रोम मेमोरी। रोम एक तरह की फ्लैश मेमोरी है जिसके 1-2 और भाग हैं। एक प्रोग्रामेबल रोम है और एक इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम है ना। सॉरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली नहीं, ये वो डबल ई हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिकली EEPROM, ये होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जबकि यहाँ पर एक ई आ रहा है, इसका मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब ये स्थायी होती है। मतलब इसके अंदर डेटा को अपन एक बार स्टोर कर देते हैं तो ये लाइट के चले जाने पर भी हटता नहीं है। इसके अंदर उन प्रोग्राम या उन डेटा को स्टोर करके रखा जाता है जो डेटा कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाते हैं या कंप्यूटर को शुरू करने के योग्य बनाते हैं। उन डेटा को कहाँ रखते हैं, इस रोम के अंदर रखते हैं, जिससे कि अपना कंप्यूटर है वो ठीक से काम कर सके। फिर रैम है। रैम के सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक एस रैम और एक डी रैम। एस रैम स्टैटिक रैम होती है। एस का पूरा नाम पूछा जा सकता है, आप ध्यान रख लें, STATIC स्टैटिक रैम। और डी का पूरा नाम आपसे पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे डायनेमिक। मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करूं तो स्टैटिक डायनेमिक, है ना। एस रैम स्टैटिक और डी रैम डायनेमिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दोनों में अंतर क्या है, स्टैटिक मेमोरी तो ऐसी होती है जो कि फिक्स होती है, जिसके अंदर डेटा परिवर्तनशील नहीं होता है। जबकि डी रैम ऐसी होती है जिसके अंदर डेटा अक्सर बदलता रहता है, डायनेमिक रैम, है ना। जिसके अंदर बार बार डेटा में बदलाव होता है उस मेमोरी को डायनेमिक रैम कहते हैं। जबकि जिसके अंदर डेटा स्थिर रहता है उसको अपन स्टैटिक रैम बोलते हैं। रैम के और प्रकार हैं, मतलब यहाँ पर आप इनके पूरे नाम थोड़े ध्यान रख सकते हैं। ईडीओ का पूरा नाम क्या हो सकता है, ईडीओ रैम, ये पूरा नाम साथ में है। एसडी रैम का पूरा नाम क्या हो सकता है, DDR। और SD रैम का पूरा नाम क्या है, तो DDR का तो डबल डेटा रेट पूरा नाम हो जाएगा और SDR का अपन ने यहाँ पर देख लिया सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, और EDU का एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैम। तो ये थोड़े से पूरे नाम आप यहाँ पर रैम के बारे में याद रखेंगे। फिर अगला है रीड ओनली मेमोरी, रोम के अंदर विशेष कुछ नहीं है, ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब ये स्थायी है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। लेकिन इस मेमोरी के अंदर आप डेटा एक बार लिख देते हो तो उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब केवल एक बार ही इस मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर किया जा सकता है, दोबारा नहीं। फिर इस रोम के प्रकार प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक है फ्लैश मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, यूवी किरणों से इसको हटाया जा सकता है, इसको नहीं, मतलब इस मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है उस डेटा को अपन धूप में ले जा करके, मतलब धूप की जो किरणें होती है उन्हें यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, तो धूप में ले जा करके अपन इसको 10-15 मिनट रखेंगे तो इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो डेटा अपना हट जाएगा।
फिर अगली है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का उपयोग कहाँ किया जाता है? डिजिटल कैमरा और MP3 प्लेयर में फ्लैश मेमोरी को काम में लिया जाता है और इसको विद्युतीय प्रभाव से हटाते हैं, मतलब लाइट को काम में, बिजली को काम में लेकर के इस मेमोरी से डेटा को हटाया जाता है। फिर अपनी अगली आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी CPU के अंदर अपन बाहर से जोड़ के काम में लेते हैं, जो कि नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है स्थायी, ध्यान रखोगे, नॉन वॉलेटाइल का मतलब स्थायी, ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। ये मेन मेमोरी की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है, धीमी होती है और सस्ती भी होती है। स्पीड कम है तो निश्चित रूप से ये सस्ती भी होगी, है ना। इसका प्रयोग क्या होता है? डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। यूज्ड थ्रू मेन मेमोरी नॉट डायरेक्टली। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो सीधी काम में नहीं ली जाती है। इसके अंदर जो भी डेटा होता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो भी डेटा होता है वो पहले कहाँ जाता है? मेन मेमोरी में जाता है। मेन मेमोरी जो अपन ने ऊपर पढ़ी, रैम और रोम में डेटा को लोड किया जाता है और उसके बाद में अपन उस डेटा को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपनी सेकेंडरी मेमोरी हो गई। फिर है सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार अपन यहाँ थोड़े से देखेंगे। एक होती है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल मेमोरी। एक होती है मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी चुंबक को काम में लेके बनाई गई होती है, जबकि ऑप्टिकल होती है ये एक तरह की कांच टाइप कोई मटेरियल होता है, उसको काम में लेकर के बनाई गई होती है। यहाँ पर ऑप्टिकल का मतलब है प्रकाश। प्रकाश नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो CD और DVD होती है, ये प्रकाशीय किरणों की सहायता से पढ़ी जाती है और इन पर डेटा को लिखा जाता है। CD और DVD जो अपनी होती है, उसके अंदर डेटा को लेज़र लाइट या लेज़र बीम से डेटा को लिखा जाता है और वापस उस डिवाइस से डेटा को पढ़ा जाता है। तो वो भी किससे पढ़ा जाता है? अपने लेज़र बीम या लेज़र लाइट से क्या किया जाता है? डेटा को पढ़ा जाता है। किस में से? CD और DVD से। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? ऑप्टिकल रख दिया। अगला है मैग्नेटिक के अंदर हार्ड डिस्क आती है। इन मेमोरी, मतलब ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किस लिए होता है? बैकअप के लिए इस्तेमाल होता है। अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है उसको अपन बैकअप के रूप में काम में लेना चाहें, मतलब अपन भविष्य के लिए उसको स्टोर करके रखना चाहें तो अपन इन डिवाइसेस को काम में ले सकते हैं। ये लाइट बंद होने के बाद भी डेटा को स्टोर करके रखती है, मतलब ये नॉन वॉलेटाइल होगी। ये बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करके रखती है। इसकी लागत क्या होती है? कम आती है। उदाहरण इसका हार्ड डिस्क हो गया। ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण, ये महत्वपूर्ण है। ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो WORM, इसका पूरा नाम किसका? WORM का पूरा नाम राइट वंस रीड मैनी, ये याद रखना है। फिर CDR है, CDRW है और DVD है और ब्लू रे डिस्क, ये सारी की सारी अपनी ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क माने ये ऐसी डिस्क है जो कि लेज़र बीम से पढ़ी जाती है और इसके अंदर डेटा लिखा जाता है तो वो भी लेज़र या लाइट के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है ना। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। फिर अपना अगला है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये DVD का पूरा नाम है, ध्यान रखना है आपको। और DVD की आप क्षमता ध्यान में रखेंगे। DVD की कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब अपन उसके अंदर कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं ना। तो आप 4 GB से लेकर के 8 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं DVD के अंदर। ये DVD सिंगल लेयर हो सकती है या डबल लेयर हो सकती है, दोनों रूप में हो सकती है। फिर ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डिंग के लिए लेज़र बीम को काम में लेती है। ये सेम ऑप्टिकल डिस्क के अंदर काम में आती है, मतलब सेम वो लेज़र बीम इस ब्लू रे डिस्क में भी काम में ली जाती है। इसकी जो क्षमता है ब्लू रे डिस्क की, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। 50 GB से लेकर के 500 GB तक इसकी क्या होती है? क्षमता होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है। मतलब ये स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ी होती है। फिर है अपना अगली है पेन ड्राइव। कैसी डिवाइस है? पेन ड्राइव क्या होती है? पेन ड्राइव मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताने की कोशिश करूं तो ये एक इस तरह की डिवाइस होती है। कैसी? ऐसी डिवाइस होती है जिसको अपन पेन ड्राइव बोलते हैं। इसके अंदर अपन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कैसे? CPU से अपन जोड़ेंगे USB पोर्ट के माध्यम से। जो भी अपन को सामग्री इसमें स्टोर करनी होती है स्टोर करें और इसको हटाएं और जहां ले जाना चाहें वहां ले जा सकते हैं। तो इस पेन ड्राइव की आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो खासियत है, इस खासियत के हिसाब से इसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबल डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टेबल डिवाइस बोलते हैं। मतलब आसानी से अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके अंदर डेटा को ले जा सकते हैं, जो कि कंप्यूटर से किसके माध्यम से जुड़ता है? USB पोर्ट के माध्यम से जुड़ती है, ठीक है। फिर अगला है अपना स्मार्ट मीडिया कार्ड। स्मार्ट मीडिया कार्ड क्या होता है? डिजिटल कैमरा के अंदर काम में आने वाली मेमोरी कार्ड होती है, जो कि इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ के अंदर। फिर अगला है सिक्योर डिजिटल कार्ड, SD कार्ड। अपन फ़ोन के अंदर जो मेमोरी काम में लेते हैं, फ़ोन के अंदर अपने जो मेमोरी काम में ली जाती है उसको SD कार्ड बोलते हैं अपन। और इस SD का पूरा नाम क्या होता है? ये अक्सर पूछ लिया जाता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये हमारे जो कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी पूछ लिया था। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। सिक्योर डिजिटल, SD का पूरा नाम सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये दूसरी पीढ़ी का क्या है? मल्टीमीडिया कार्ड है।
इसको अपन लॉक भी कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर अपन पासवर्ड लगा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके 2 संस्करण है, मतलब ये 2 प्रकार की होती है, एक मिनी SD आती है और एक माइक्रो SD आती है ना, 2 प्रकार होते हैं इसके। फिर यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ कुछ दिखाई जा रही है। यहाँ पर मैंने फ़ोटोज़ के माध्यम से जो स्टोरेज डिवाइस थी सेकेंडरी मेमोरी की, उनको मैंने आपको दर्शाने की कोशिश करी है। ये अपनी DVD है ना, इस तरह की DVD होती है। ये अपनी हार्ड डिस्क है, ये क्या है, हार्ड डिस्क है। ये अपनी रोम है, सॉरी रोम है, रैम नहीं है ना, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये इस तरह की होती है। और ये अपनी रैम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है। तो आपको फ़ोटोज़ देख करके थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि मेमोरी किस टाइप की होती है और कैसे इसको काम में लिया जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया है ये पेन ड्राइव है, सारे ये पेन ड्राइव के उदाहरण हैं। ये अपनी ब्लू रे डिस्क है, ये क्या है, ब्लू रे डिस्क है। और ये अपने माइक्रो SD कार्ड है, जो फ़ोन के अंदर अपन मेमोरी लगाते हैं वो माइक्रो SD कार्ड। ये अपने डिजिटल कैमरा में काम में आने वाला डिजिटल कार्ड है। फिर यहाँ पर आगे आता है लास्ट, आज के इस सेशन का लास्ट टॉपिक, विंडोज़ 10 में कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की जांच करना। कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपका कंप्यूटर से संबंध है या नहीं है, आप भविष्य के अंदर कभी भी आप कंप्यूटर खरीदने की बात करेंगे तो आपको कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए। मतलब उसके अंदर चीज़ें किस रूप में होती है और वो कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी या कैसी चीज़ें होंगी तो अच्छी चीज़ें होंगी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या देखा जाता है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, उस कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर कैसा है, उसके अंदर रैम कितनी है और कुछ अन्य विशेषताएं जो कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत आती है। ये महत्वपूर्ण है। RSCIT एग्ज़ाम वाले भी इसको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे। जिनका भी RSCIT का एग्ज़ाम है वे इसको महत्वपूर्ण करके याद रखेंगे। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, प्रोसेसर आएगा, रैम आएगा और कुछ अन्य विशेषताएं जिनको अपन देखेंगे या देखने का काम करते हैं, तो उन सबको अपन क्या बोलेंगे, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। अब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन देखने के 2-3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2-3 तरीके मान सकते हैं अपन। एक तो सेटिंग का उपयोग करके, और दूसरा सिस्टम सूचना का उपयोग करके, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, और तीसरा है कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग करके। मैं आपको तीनों तरीके बताता हूँ। मतलब ये महत्वपूर्ण चीज़ है ना, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखते हैं, मतलब उस कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको अपन कैसे देख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। सबसे पहले अपन को विंडोज़ बटन दबाना होता है। उसके बाद में अपन सबसे पहला तो था कौन सा, सेटिंग के द्वारा। तो अपन SETTING सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपन सिस्टम पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर अपन को एक लास्ट में अबाउट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही अपन अबाउट पर क्लिक करेंगे, इस सिस्टम के बारे में जो बुनियादी जानकारी है वो सिस्टम स्पेसिफिकेशन करके यहाँ पर आ जाएगी। ये मतलब जो भी अपना कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, उसका प्रोसेसर कैसा है ना, उसके अंदर रैम कितनी है, उसकी ID क्या है, वो कितनी बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ें अपन कहाँ देख सकते हैं, विंडो बटन दबा के सेटिंग जाएंगे और सेटिंग के अंदर अपन अबाउट के अंदर जा करके देख सकते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका है सिस्टम सूचना का उपयोग करना। मतलब अपन विंडो बटन दबा के सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिख के सीधा इसको एक्सेस कर सकते हैं। विंडो बटन दबाया, SYS लिखते ही देखो यहाँ पर ऊपर प्रॉम्प्ट कर रहा है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो अपने कंप्यूटर सिस्टम की जो भी बुनियादी जानकारी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। मतलब कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसी इसकी प्रोसेसर क्षमता है, कितनी इसकी रैम है, इन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। तीसरा अपना तरीका है ये सेम चीज़ देखने का कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा। कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा अपन कैसे देखेंगे, सबसे पहले अपन को विंडो बटन दबाना है, फिर कमांड लिखना है, COMM दबाते ही यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट एक ऊपर नाम आ जाएगा। अपन इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ब्लैक MS DOS की विंडो खुलेगी। किसकी विंडो खुलेगी, DOS की विंडो खुलेगी। अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे, एक सिस्टम इन्फो कमांड है, SYSTEMINFO। ये कमांड जैसे ही लिख करके अपन एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने उस पर्टिकुलर सिस्टम की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के 3 तरीके मैंने आपको बताए, एक तो कमांड प्रॉम्प्ट से, एक सिस्टम सूचना का उपयोग करके और एक सेटिंग का उपयोग करके। ठीक है ना, आप सिस्टम सूचना का उपयोग करके अगर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जांचना चाहे तो क्या लिखेंगे, MS Info 32। एक तो ये लिख सकते हो, दूसरा आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन पूरा नाम लिख सकते हो। जबकि आपको कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग करके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को देखना है तो आपको ये पर्टिकुलर कमांड ही काम में लेना पड़ेगा। तो आपसे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि कमांड प्रॉम्प्ट की सहायता से कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जांचने के लिए आप निम्न में से कौन से कमांड को काम में लेंगे, वहाँ पर
एक MS इन्फो दे दे, एक सिस्टम इन्फो दे दे और 2 नाम अलग दे दे, तो आप इसको थोड़ा सा अगर ध्यान में रख करके जाएंगे तो निश्चित रूप से ये आपका उत्तर है वो सही होगा, ठीक है ना। तो ये कमांड ध्यान रखोगे आप। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर सिस्टम इन्फॉर्मेशन देखने के लिए क्या कमांड दबाएंगे, जबकि सीधी सिस्टम सूचना को अपन कैसे देख सकते हैं, विंडो बटन दबा के MS इन्फो लिख करके। जैसे मैंने ये विंडो बटन दबाया MSINFO, एंटर दबाऊंगा, ये सेम चीज़ खुल जाएगी, ठीक है ना। तो ये था अपना सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसी के साथ ही अपनी दूसरे चैप्टर की ये क्लास समाप्त होती है।